हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। तो आज का हमारा टॉपिक भी रजिया सुल्तान पर ही होने वाला है और वो सॉन्ग यहीं से ही बना हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी हमारा जो टॉपिक है वह है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश है वो है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक माना जाता है, जिसका संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन सबसे ज्यादा डाउट बच्चों का ये रहता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 ईस्वी से ही क्यों मानी जाती है और 1526 तक ही क्यों मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही पॉइंट बता देता हूं कि 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत का शासनकाल क्यों माना जाता है। तो आप समझिए कि मोहम्मद गोरी था और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। और मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली वाला जो एरिया था वो दिया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना कर देता है जिसे बोला जाता है गुलाम वंश। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस गुलाम वंश की स्थापना की जाती है 1206 ईस्वी में, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से माना जाता है। जबकि 1526 ईस्वी तक ही क्यों माना जाता है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि 1526 ईस्वी में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और इब्राहिम लोदी को यहाँ पे पराजित कर दिया जाता है बाबर के द्वारा और उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जो इब्राहिम लोदी है वही तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान माना जाता है। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान की मृत्यु हो जाती है वहीं पर ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। मतलब कि 1526 ईस्वी में ही दिल्ली सल्तनत का शासनकाल खत्म हो जाता है और एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है जिसे बोला जाता है मुगल साम्राज्य। लेकिन हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो चलिए अब हम दिल्ली सल्तनत में पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। रजिया सुल्तान को पढ़ने से पहले थोड़ी सी कनेक्टिविटी हमें बनानी पड़ेगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ते हैं और मानते हैं कि गुलाम वंश जो है वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक माना जाता है गुलाम वंश, जिसका संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन करता है। मात्र 4 साल तक ही शासन करता है। जबकि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बन जाता है आराम शाह। मतलब कि इस गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान बन जाता है या शासक बन जाता है कौन? आराम शाह। और आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है जिसे बोला जाता है जोड़ का युद्ध। और ये जोड़ का युद्ध जो है आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम शाह जो है वो हार जाता है। और फिर गुलाम वंश का अगला सुल्तान बन जाता है इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक माना जाता है। और ये जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही क्या हुआ करता था? गुलाम हुआ करता था। और इस इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समझिए, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, जिसके कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले ये अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बना देता है कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो दिल्ली का जो सुल्तान बनेगा वो इसकी पुत्री बनेगी जो जिसका नाम था रजिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा या फिर हम बोल सकते हैं रजिया का बड़ा भाई, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह,
तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर मिलती है रजिया सुल्तान को, तो रजिया सुल्तान क्या करती है, दिल्ली की जनता के साथ मिलकर इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह मतलब कि अपने ही बड़े भाई की हत्या करवा देती है और खुद दिल्ली में सुल्तान करना शुरू कर देती है। किस नाम से? रजिया सुल्तान के नाम से। और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक माना जाता है। मात्र 4 साल तक शासन करती है। हालांकि उस टाइम पे महिलाओं का या फिर लड़कियों का, लेडीजों का घर से भी निकलना मुश्किल था, घर से भी निकलने पर पाबंदी थी, लेकिन फिर भी रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया 4 साल तक। और इसका एक भाई और था रजिया सुल्तान का, जिसका नाम था बहराम शाह। और उस बहराम शाह ने दल चालीसा को अपने नियंत्रण में कर लिया और दल चालीसा को रजिया सुल्तान के खिलाफ भड़का दिया। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि ये दल चालीसा होता क्या है? तो दल चालीसा के बारे में समझिए। ऐसा समझिए कि ये जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश के द्वारा एक तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की गई थी, जिसे दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि 40 सरदारों का समूह जो हुआ करता था उसे ही तुर्कान ए चहलगामी या फिर दल चालीसा कहा जाता था। और वो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन इसमें जो 40 सरदार हुआ करते थे उनको ही अपने नियंत्रण में कर लिया। किसने? बहराम शाह ने। और इस दल चालीसा को अपनी ही बहन रजिया सुल्तान के खिलाफ क्या किया? भड़का दिया, जिसके कारण ये दल चालीसा जो था वो रजिया सुल्तान के क्या हो गया? खिलाफ हो गया। और ये रजिया सुल्तान का साथ नहीं दिया करते थे। ठीक है। इसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में हमें और जानना क्या है? हालांकि हमने ये तो पढ़ लिया है कि रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक माना जाता है। मात्र 4 साल तक ही दिल्ली सल्तनत में शासन करती है रजिया सुल्तान। लेकिन आपको यहाँ पे पॉइंट याद ये रखना है कि ये दिल्ली सल्तनत में पहली और आखिरी एकमात्र महिला शासक थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो आपका आंसर होना चाहिए रजिया सुल्तान। इसका शासनकाल भी आपको याद रखना है 1236 से 1240 ईस्वी तक। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि रजिया का ही एक दूसरे नंबर का भाई हुआ करता था, जिसका नाम था बहराम शाह। और ये सोचते थे कि हम एक लेडीज के अंडर में काम नहीं करेंगे, मतलब कि एक लेडीज के आदेश को हम नहीं मानेंगे। ठीक है। जिसके कारण इसने दल चालीसा को इसके खिलाफ भड़का दिया था। लेकिन रजिया सुल्तान के भी कुछ विश्वास पात्र गुलाम हुआ करते थे, जो कि कौन कौन थे? एक तो था एतगीन। और रजिया सुल्तान के द्वारा एतगीन को इक्तेदार बनाया गया। इक्तेदार बनाया गया कहाँ का? बदायूं का। और ये कहाँ पे पड़ता है बदायूं? यूपी में। जबकि रजिया सुल्तान का ही एक और गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम था अल्तुनिया। और अल्तुनिया को इक्तेदार बनाया गया भटिंडा का। और भटिंडा कहाँ पे है? पंजाब में। तो अल्तुनिया को भी इक्तेदार बनाया गया कहाँ का? भटिंडा का। जबकि याकूत खां भी एक गुलाम हुआ करता था रजिया सुल्तान का, जिसको रजिया सुल्तान के द्वारा आमिर ए आखुर की उपाधि दी गई थी। और आमिर ए आखुर की उपाधि जो है वो हॉर्स डिपार्टमेंट का हेड जो बनाया जाता है उसको ही आमिर ए आखुर की उपाधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन रजिया सुल्तान का जो गुलाम हुआ करता था अल्तुनिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि रजिया सुल्तान और अल्तुनिया बचपन से ही एक साथ खेला करते थे, जिसके कारण अल्तुनिया जो था वो रजिया सुल्तान से क्या किया करता था? प्रेम किया करता था। लेकिन रजिया सुल्तान तो प्रेम किया करती थी याकूत खां से, अपने ही गुलाम से प्रेम किया करती थी रजिया सुल्तान। और यही माना जाता है पतन का कारण। तो रजिया सुल्तान के पतन का कारण ही माना जाता है कौन? याकूत खां। क्योंकि जो दिल्ली की सुल्तान थी वो अपने ही गुलाम से प्रेम किया करती थी। ठीक है दोस्तों। तो इसी के कारण क्या होता है? रजिया सुल्तान का पतन हो जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि अल्तुनिया जो है वो प्रेम किया करता था रजिया सुल्तान के साथ, लेकिन रजिया सुल्तान प्रेम किया करती थी याकूत खां से। और जैसे ही इस बात की खबर मिलती है अल्तुनिया को
कि रजिया सुल्तान करती है किससे, याकूत खां से। इस बात की खबर मिलती है अल्तुनिया को, जिसके कारण 1240 ईस्वी में ही अल्तुनिया का विद्रोह होता है। और इस अल्तुनिया के विद्रोह में अल्तुनिया के द्वारा याकूत खां को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है और रजिया सुल्तान को कर लिया जाता है कैद। तो मैं वही यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझिए, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर थोड़ा सा यहाँ से रफ करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं इधर से रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्तुनिया का विद्रोह। तो 1240 ईस्वी में होता है अल्तुनिया का विद्रोह। और इस अल्तुनिया के विद्रोह में याकूत खां को पराजित कर दिया जाता है। इस अल्तुनिया के विद्रोह में याकूत खां को पराजित करके इसकी हत्या कर दी जाती है। और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है या फिर बंदी बना लिया जाता है। तो दोस्तों 1240 ईस्वी में होता है अल्तुनिया का विद्रोह और अल्तुनिया के विद्रोह में याकूत खां को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है और रजिया सुल्तान को कर लिया जाता है कैद में। और रजिया सुल्तान के सामने दो शर्त रखी जाती है। एक शर्त रखी जाती है, या तो वो अल्तुनिया के साथ विवाह कर ले या फिर जो दिल्ली की कुर्सी है वो अल्तुनिया को दे दे। हालांकि इस बात से या फिर इस शर्त से दोनों ओर से अल्तुनिया का ही फायदा था, क्योंकि अगर अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया को अगर रजिया सुल्तान के साथ विवाह हो जाता है तो रजिया सुल्तान जो है फिर भी गद्दी किसको मिल जाएगी, अल्तुनिया को मिल जाएगी। या फिर एक तरीके से तो डायरेक्ट ही क्या था कि रजिया सुल्तान डायरेक्ट ही अल्तुनिया को क्या दे, दिल्ली सल्तनत की कुर्सी दे दे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोनों तरफ से अल्तुनिया का ही फायदा था। लेकिन रजिया सुल्तान ने इन शर्तों में से एक शर्त मान ली और वह शर्त क्या थी, अल्तुनिया के साथ विवाह करने की शर्त को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसने स्वीकार किया। क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी वो प्रेम किया करती थी याकूत खां से और याकूत खां की तो मृत्यु हो जाती है, तो अब ये अकेली क्या करेगी, जिसके कारण रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर दी। और जैसे ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो ये एक जगह आराम करते हैं कैथल में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैथल में क्या करते हैं, ये आराम करते हैं। कैथल में ये कर रहे थे विश्राम। हालांकि एक तरफ तो अल्तुनिया जो था वो विद्रोह कर रहा था, किसके साथ, याकूत खां के साथ, और उसको पराजित कर दिया था। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान और याकूत खां एक साइड में विद्रोह कर रहे थे, उसी समय जो बहराम शाह था वो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गया था। ठीक है, उसे विश्वास था कि अल्तुनिया जो है
या तो ये मारा जाएगा या फिर इनमें से ये मारा जाएगा और ये दिल्ली वापस नहीं आएंगे, जिसके कारण बहराम शाह जो था वो दिल्ली सल्तनत में कुर्सी पर बैठ जाता है और दिल्ली में शासन करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली की ओर वापस जा रहे थे, उसी समय जो ये बहराम शाह हैं ये आराम कर रहे थे कैथल में। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जब ये आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे कैथल में, तो अल्तुनिया के द्वारा अपनी सेना को और अपने गुंडों को भेजा जाता है और जहां पे रजिया सुल्तान आराम कर रही थी उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। और चारों ओर से घेरने के बाद रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की यहाँ पे क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो जैसे ही रजिया सुल्तान को गुंडों के साथ घेरा जाता है, ये गुंडों के द्वारा घेरा जाता है, और किसके द्वारा भेजे गए थे वे गुंडे या सैनिक, बहराम शाह के द्वारा। और इसी टॉपिक पे एक सॉन्ग बना हुआ है जो कि आपने सुना है कि रजिया गुंडों में फंस गई, वो गाना यहीं से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे कैथल में ये आराम कर रहे थे और कैथल में ही क्या किया, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की इसने हत्या करवा दी और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया कौन, बहराम शाह। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि मकबरा जो ये रजिया सुल्तान है इसका मकबरा कहाँ पे है। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, कैथल में ही है। और रजिया सुल्तान की 1240 में क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम थोड़ा सा पॉइंट और कर लेते हैं कि इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना। तो मैं यहां से कर देता हूं ये थोड़ा सा रफ। देखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला शासक या फिर सुल्तान बनता है बहराम शाह। और बहराम शाह का शासनकाल 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक माना जाता है। जबकि बहराम शाह के बाद जो नया बनता है सुल्तान इसका, तो वो बन जाता है मसूद शाह। जिसका शासनकाल 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ बहराम शाह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ये बहराम शाह है इसके द्वारा एक नए पद की स्थापना की गई थी जिसको बोला जाता है नायाब ए मुमलकात। इसके द्वारा एक नए पद की स्थापना की गई, जिसे बोला जाता है नायाब ए मुमलकात। नायाब ए मुमलकात। और ये पद किसको दिया गया, तो ये पद दिया गया एतगीन को, जो कि रजिया सुल्तान का ही क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था और विश्वास पात्र गुलाम हुआ करता था। लेकिन रजिया सुल्तान को मरवाने के पीछे भी एतगीन का ही हाथ था और एतगीन ने ही मदद की थी किसकी, बहराम शाह की, रजिया सुल्तान को मरवाने के लिए। और फिर बहराम शाह ने एक नए पद की स्थापना की जिसे बोला जाता है नायाब ए मुमलकात, और ये पद दिया गया किसको, एतगीन को। जबकि एक पॉइंट यहां से और आता है कि ये जो बहराम शाह है इसके शासनकाल में ही मंगोलों का भारत पर या दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हुआ था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। और मंगोलों का जो सरदार हुआ करता था उसका नाम था तेग बहादुर। जब दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का
पहला आक्रमण हुआ उस टाइम पर मंगोलों का सरदार हुआ करता था तेग बहादुर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मसूद शाह का शासनकाल आया 1242 से 1246 तक। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट आ जाता है नसीरुद्दीन महमूद। तो देखिए लास्ट आ जाता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से लेके 1266 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें आपको एक ही पॉइंट याद ये रखना है कि नसीरुद्दीन महमूद का एक वजीर हुआ करता था और उस वजीर का जो नाम था वो था बलबन। और बलबन को एक उपाधि दी गई थी नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा, उलुगु खां की। तो मैंने आपको बताया है कि नसीरुद्दीन महमूद जो है, नसीरुद्दीन महमूद को उपाधि दी गई, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा उपाधि दी गई थी उलुगु खां की। किसको? बलबन को। ठीक है। और नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल है वो 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। और बलबन का पूरा नाम जो है वो है गियासुद्दीन बलबन। हालांकि मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1246 से 1242 ईस्वी तक माना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि किसके शासनकाल के दौरान मंगोलों का दिल्ली सल्तनत में पहली बार आक्रमण हुआ था। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि बहराम शाह के शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का सबसे पहले आक्रमण हुआ था। और उस टाइम पे मंगोलों का जो सरदार हुआ करता था जिसका नाम था तेग बहादुर। जबकि बहराम शाह के शासनकाल के बाद आ जाता है मसूद शाह। और मसूद शाह का शासनकाल 1242 से लेके 1246 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। जबकि मसूद शाह के बाद आ जाता है नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 ईस्वी से लेके 1266 ईस्वी तक माना जाता है। और इसका मतलब कि नसीरुद्दीन महमूद का एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था बलबन। और बलबन को उपाधि दी गई थी उलुगु खां की। और बलबन का पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये वजीर टर्म लिखी हुई है इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम में जो पीएम होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब कि जो प्रधानमंत्री का पद है आज के टाइम में, वही दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ करता था? वजीर का पद हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उलुगु खां मतलब कि गियासुद्दीन बलबन वाला टॉपिक लेकर। और हम नेक्स्ट वीडियो में गुलाम वंश को खत्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।